अब कविता देखते हैं हम लोग। माँ मेरी बेवजह से ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यानी यहाँ कवि ने बताया है कि भैया मैं यहाँ बहुत दूर हूँ, मेरी माँ जब भी मुझे फ़ोन करती है, बेचारी वो अपनी भावनाओं पर कहती है काबू नहीं कर पाती है और फ़ोन पे रोते हुए कहती है कि बेटा आपसे मुलाकात कब होगी, आप अपने घर कब आओगे। लेकिन बेवजह ही मेरी माँ रोती है। यदि मैं ना कमाऊँ ना आऊँ मैं तो मेरा जीवन क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं एक मर्द हूँ, माँ के सामने मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, तो फ़ोन रखने के बाद मैं भी यहाँ चुपचाप रोता हूँ। माँ को मैं अपनी परेशानी को जाहिर नहीं करता हूँ कि भैया माँ कि मैं क्या मतलब कहते हैं कि माँ के सामने मैं रहूँगा तो माँ वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मेरी मजबूरी ये है कि मैं जल्दी जा नहीं सकता हूँ और माँ की मजबूरी ये है कि माँ मुझे जल्दी देख नहीं पाती। नेक्स्ट अभी स्टांजा में देखते हैं, पिताजी के बारे में बताया है। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं, चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। अब पिताजी के बारे में यहाँ बताया, सचमुच है। पिताजी दिखते ऊपर से काफ़ी कहते हैं ना, वो एक कटहल की तरह होते हैं। जैक फ्रूट कटहल, यहाँ सामने उसका ये पेड़ है, यहाँ ये सामने उसका पेड़ है। कटहल को देखेंगे तो काफ़ी वो क्या होता है, कड़ा होता है, ऊपर से एकदम कांटा वाला होता है और नीचे क्या होता है, वो अंदर से काफ़ी मुलायम और नरम होता है। उसी तरह हमारे पिताजी हैं, कहते हैं कि वो बिना कुछ कहे मेरे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जब भी सख्त ऊपर से मगर दिल के बहुत नाजुक हैं, चोट मुझे लगती है दर्द उन्हें होता है। मतलब कुछ भी तकलीफ़ हो, कुछ भी चीज़ें हो तो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ होने के पहले कहते कोई भी समस्या आती है, उस समस्या और मुझ दोनों के बीच में मेरे पिताजी खड़े रहते हैं। लेकिन वो कहते नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ कहते हैं। देखो ना कि छोटी छोटी चोट लगती है तो हम लोग माँ माँ कहते हैं, और जब बड़ी चोट या बड़ी समस्या आए तो हम क्या कहते हैं, बाप रे। यानी बाप सिर्फ हमें बड़ी समस्याओं में याद आता है, छोटी छोटी समस्याओं में सिर्फ हमें माँ याद आती है। तो यहाँ कवि ने वही कहा है कि यदि पिताजी अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष व्यक्त कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बेकाबू हो जाएंगे। और सचमुच कहते कभी आप गौर फरमाना, पिताजी ने कभी आपको डांटा होगा और चले जाएंगे, फिर घर पे वापस लौटते हैं तो वो अपनी धर्मपत्नी आपकी माँ को पहला सवाल पूछते हैं, इसने खाना खाया क्या, सो गया है? तो माँ कहेगी नहीं खाया है, तो पिताजी कहते हैं उसको उठा के खिला दे। मतलब वो आपके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत वो माँ से आपको अधिक करते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत को कहते हैं ना कि बताने का तरीका ये क्या होता है, माँ के तरीके से क्या होता है, ये अलग होता है। हर पिता में कोई माँ भी छुपी होती और सचमुच है। हम देखेंगे तो पिताजी में लोगों ने हमेशा माँ का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, माँ के ऊपर बहुत कविताएं लिखी गई हैं, माँ को बड़ा मोहब्बत का दरिया बताया गया है। लेकिन पिताजी के ऊपर ध्यान लोगों का बड़ा कम जाता है। पिताजी के ऊपर भी कविताएं लिखी गई, ऐसे नहीं है, लेकिन पिताजी सचमुच हम देखेंगे ना तो ये जो आदमी होता है ये औरतों से ज़्यादा मोम होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उसका तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन क्या है ना, इसमें गलती हमारी माँ की ही होती है। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, अरे आप मर्द हो, रोते नहीं है, यू आर गुड बॉय ना, आप बॉय हो ना, बॉय रोते नहीं है। क्यों? मर्द को तकलीफ़ नहीं होती क्या? उसका दिल नहीं दुखता है? सबको तकलीफ़ होती है भाई। लेकिन हमको बचपन से हमारे समाज में दायरे में लाके खड़ा किया जाता है कि आप मर्द हो तो आपको रोने के लिए अलाउ नहीं है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हो। यदि आप औरत हो तो सिर्फ आपको रोना ही है। ऐसे हमारी मानसिकता है, हमारे सामने बचपन से ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कहते हैं ना तू मुलगा है ना, मुलगा रड़त नहीं। अरे काय मुलगा का नाश्तों का काय मो, हर एक को कहते हैं ना कि हमको बचपन से इनबिल्ट किया जाता है। तो लेकिन पिताजी सचमुच देखेंगे तो पिताजी में जितनी मोहब्बत होती है ना, शायद ही मैं खुद भी हूँ, मैं जानता हूँ कि भैया
हमारे प्यार करने का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन जब कभी आप लोग गौर फरमाना, जब आप लोग सज धज के संवर कर अच्छे कपड़े पहन के आप तैयार होते हो ना, तो पिताजी आपको देख के बड़े खुश होते हैं। वो अपने आप को आप में देखते हैं हमेशा, मतलब कानी आँख से देखेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अरे चैम बहुत अच्छा दिख रहा है तू आज। लेकिन हम लोग को लगता है कि पिताजी ना खरबूड़ा आदमी, खड़ूस किस्म का, सामने गौर से देखने वाला, पढ़ाई के बारे में पूछने वाला, हमेशा डांटने वाला, उसकी छवि हमने ऐसे बना के रखी हुई है। हम ये भूल जाते हैं जहाँ हम आज हैं वहाँ हमारे पिताजी थे, और जहाँ पिताजी है कल हम वहाँ होंगे। आप भी पिताजी बनोगे। पिताजी कहते हैं ना, माँ बाप की मोहब्बत को समझने के लिए आपको पहले माँ बाप बनना पड़ता है, तब आपको पता चलता है। और जब तक हम ये बात समझने की उम्र में आते हैं तब तक हमारे माँ बाप हमसे दूर हो चले गए होते। रहते तो अच्छी बात है, नहीं तो चले जाते, और रहते तो उसकी कीमत नहीं रहती है। पैसा 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 कमाने के बाद हम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इसमें गलती हमारी भी नहीं है, हमारे माँ बाप की भी होती है। इसमें मैंने गौर फरमाया है कि सामने स्कूल है डॉन बॉस्को, वहाँ माँ बाप गाड़ियों पे बैठा के अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, रहते बगल में ही है। लेकिन उनको शो ऑफ करना होता है तो गाड़ियों में लेके आते हैं, या बाप होता है बच्चे को स्कूटर के आगे बिठाता है बाइक पर, उसको हैंडल पकड़ के बोलता है चला। जब छोटा बच्चा होता है बाइक चलाता है, बोलता है अरे मेरा बेटा बाइक चला रहा है, और वही बेटा जब बड़ा होकर बाइक मांगता है तो बोलता है बाइक नहीं मिलेगी। क्यों? आपने बचपन से उसको आदत लगाई, आपने उसको चलना सिखाया क्या? तो गलती किसकी इसमें? मोहब्बत तो आपने दी ना, प्यार में आपने बिगाड़ा ना, तो अब भोगो आप लोग। आप जितने लोग हो, हम सबके सब उसी कहते हैं ना, इस दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें कोई हवा नहीं लगती। या ऐसा कहो कि कपड़े के अंदर हर कोई नंगा ही होता है, कपड़े के अंदर कोई पहनता है कुछ क्या? नहीं। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, या जो भी है, सबके सब हम कहते हैं एक ही कश्ती पे सवार है, कोई कम कोई ज़्यादा। नेक्स्ट पंक्ति, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चे को तो हम टुकड़ों में मिलते हैं। अब यहाँ माँ बाप की मजबूरी को यहाँ व्यक्त किया गया है कि माँ बाप किस तरह कहते हैं अपने बच्चों को पालते हैं। दोनों पति पत्नी बात करते हैं, कहते हैं कि हफ्ते महीनों तेरी शिफ्ट क्या दिन की है, मेरी शिफ्ट रात की है। हम तो अपने बच्चों को क्या करते हैं, टुकड़ों में मिलते हैं। एक दिन हमको छुट्टी मिलती है, उसमें घर के काम रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है, पता नहीं क्या क्या। बच्चों को हम टाइम दे पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चे कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, कॉलेज स्कूल में फ़ीस भर दी, अच्छा महंगा वाला मोबाइल दे दिया, मुंह में खाना ठूस दिया, तो हो गया क्या? उनको हम प्यार दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते हैं। उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करना मतलब प्यार नहीं होता है। हम कहते हैं बचपन में माँ बाप की ज़रूरत लगती है, गलत है ये। बचपन में माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन में तो आप खेलते रहते हो। माँ बाप की ज़रूरत आपको 11th स्टैंडर्ड से लगती है, जब आपकी भावनाएं व्यक्त होती है, तब माँ बाप को लगता है तो बड़ा हो गया है। पहले कहेंगे तू छोटा है क्या, ये करता है, अब कहते हैं उसके बाद बड़ा, छोटे में काम करेंगे, बोले तू बड़ा हो गया है। यानी माँ बाप को जब लगता है कि भाई इसको ज़रूरत है, तब आपको ज़रूरत नहीं होती है। जब माँ बाप को ये लगता है इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, तब हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ माँ बाप की मजबूरियों को हमारे समक्ष इन शब्दों से क्या किया गया है, व्यक्त करने की कवि ने कोशिश की गई है। वो लास्ट पंक्ति में कहते हैं, नन्हे बच्चों को तो टुकड़े में मिलते हैं माँ बाप। और सचमुच है ये। माँ बाप की मजबूरी समझो या सामाजिक दायरा समझो, यदि वो कमाए ही नहीं तो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे ना। मेरे पिताजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक अपने शौक़ पूरे कर ले, मेरे मरने के बाद तू अपने शौक़ पूरे नहीं करेगा। तो मैं हंस के कहता था हमेशा पापा को कि क्यों, मैं कमाऊँगा नहीं क्या? तो पापा हंस के बोलते थे, अरे जब तू कमाएगा तो तू तेरी ज़रूरतें पूरी करेगा और शौक़ पूरे नहीं करेगा। आज पिताजी नहीं है तो मुझे आज पता चलता है सचमुच अपने शौक़ तो पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। तो माँ बाप के राज में जितना हम मज़ा मारते हैं उतनी हम किसी के राज में मज़ा नहीं मारते हैं। यानी माँ बाप है तो उनकी इज़्ज़त करो, उन्हें प्यार दो, मोहब्बत दो। कहते हैं कि उन्होंने हमको प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। देख लो भैया, ज़िंदगी
ये एक सिक्के के दो पहलू है। आज आप बच्चे हो तो आपको वो पाल रहे, एक याद रखना, माँ बाप आपके पैसे के मोहताज नहीं होते हैं। जो कमा के खा सकता है वो कमा कर खिला भी सकता है, तो कमा कर खा भी सकता है। वो आपके भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। बस आपकी मजबूरी है या उनकी मजबूरी समझो, उनको ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूल मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। बहुत उम्दा लाइन कवि ने कही है कि उगते हुए सूरज को, अभी यहाँ सूरज और चांद या जिसकी बातें हो रही हैं, यहाँ कौन है? ये हमारे माँ बाप है। कहते हैं कि भैया जब माँ बाप की ताकत रहती है, माँ बाप कमाते हैं, तो हम उनके सामने हाँ जी करते रहते हैं। कहते हैं कि जब डूबता हुआ सूरज, जब उनकी उम्र वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बुढ़ापे में छोड़कर हम अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तो कवि कहते हैं सूरज तो डूबना महज नज़रों का धोखा है। सचमुच हम देखेंगे तो सूरज डूबता नहीं है, पृथ्वी करवट बदलती है। सूरज वहीं के वहीं होता है, पृथ्वी सिर्फ अपना अक्ष खोकर आगे दिन और रात हो जाता है। तो वही होता है कि माँ बाप बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन वो लाचार नहीं हुए हैं कि हमारे कर्मो धर्म पर वो जिए। तो कभी भी ये सोचना नहीं, जैसे कि आज आप छोटे हो तो माँ बाप आपको पॉकेट मनी के रूप में आप मांग लेते हो, दे देते हो, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को मांगना पड़े ऐसा दिन आए, वो गलत है। बिना कहे ही आपने हर महीने माँ बाप को एक सर्टन अमाउंट आपको देनी ही देनी है। वो आपने सोचना नहीं है कि मनी पिंच होगा, मुझे तकलीफ़ होगी। अरे माँ बाप ने जब हमारा दोजक, हमारा पेट भरा, हमारे शौक़ पूरे किए, तो क्या हुआ? सब कुछ क्या माँ बाप ने तब सोचा क्या? तो हम क्यों सोच रहे हैं अभी? हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। तो वही कहते हैं उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज पर ध्यान कोई देता नहीं है। मैं ऐसे एक पनवेल में अनाथ आश्रम है, वो अनाथ आश्रम भी है और वृद्धाश्रम भी है। अरे बड़े बड़े लोगों के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, और मैं जब जाता हूँ तो उनसे एक मर्तबा मेरी मुलाकात होती है तो बेचारे के उनके आँखों में ना ऐसे एक आशा निराशा ना आँख में चौनी खेलती रहती है। वो बोलते हैं बैठो ना, बात करो ना। मतलब इतना बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ कि इनकी मिट्टी इतनी ख़राब है कि इनकी औलादों ने इनको वृद्धाश्रम में डाल दिया है। मतलब कितना बुरा सलूक होगा वो बच्चे या वो माँ बाप। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बच्चों की गलती है, ये कर्म चक्र है। आपने जैसे किया है आपको वैसे मिल रहा है। माँ बाप ने वैसे किया होगा अपने माँ बाप के साथ तो उनको मिल रहा है। ये कर्म चक्र है, एक हाथ दे और एक हाथ ले का सौदा है। आप जैसे करोगे आप वैसे पाओ। और सचमुच बिलीव मी ऐसा ही है, आप जैसा करते हो आपको वैसे ही मिलता है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। और कवि ने यहाँ कहा है, माँ बाप हमें एक उदाहरण देते हैं कि चलते चलते कभी गिर जाओ। मतलब चलना मतलब क्या? रास्ते पे चलना नहीं। जब ज़िंदगी में जब आगे आप कार्य कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको तकलीफ़ होगी, आप ज़िंदगी से हार जाओगे, थक जाओगे। लेकिन क्या होगा जब इस ज़िंदगी से हार जाओगे, थक जाओगे, तो आपने सच्चाई का रास्ता ना छोड़ते हुए आपने क्या करना है? आगे बढ़ते ही चलना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने कार्य को करते ही रहना है। मतलब यहाँ कहते हैं ना कि माँ बाप जब कोई भी समस्या आती है, देखो क्या होता है कि समस्या जब हमारे समक्ष आती है तो लोग कहते हैं कि नशा करे, दारू करे। दारू पी के कोई समस्या हल नहीं होती है, एक समय के लिए आप सो जाते हो। लेकिन जब माँ बाप या कोई अपना आपको गले लगाता है तो उसकी जो प्यार की झप्पी, जो गले लगाने का एक तरीका होता है, उसमें आपको एक सुकून मिलता है। आंखें बंद करो और बस उसे फील करो, माँ बाप की वो प्यारी गोदी। दुनिया की सबसे महफूज जगह क्या है? माँ बाप की गोदी, और कुछ नहीं। तो कवि वही कहता है कि भैया आगे बढ़ते रहो, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, छाया आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, रात की खोक में से ही सुबह जन्म लेती है। अब कवि यहाँ क्या कहते हैं
कि कितनी भी तकलीफ़ हो, कितने, अब बेटा यहाँ शब्द का प्रयोग क्या किया गया है, देखो, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा हो। अब बेटा घनघोर अंधेरा मतलब लाइट बंद कर देना या बहुत रात हो जाना नहीं। ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए, उन समस्याओं को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, रात की खोख ही से सब सुबह जन्म लेती है। यानी कवि क्या कहती हैं कि हमेशा आस रखना कि आदमी, कहते कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आए, वो तकलीफ़ का अंत ज़रूर होता है और आप आगे ज़रूर बढ़ते हो। नेक्स्ट पंक्ति, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ ज़मीन ख्यालों की। अब यहाँ कवि ने क्या कहा है, माँ बाप की कहते हैं ना कि हसरत, मतलब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा साहब बने। तो यहाँ बताया गया है कि माँ बाप ने उस हसरत की ज़मीन पर कर्ज लेकर, मतलब आपको पढ़ाने के लिए जो माँ बाप लोन लेते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, जो अपनी कहते हैं ना अपने खर्चों को कम करके आपका खर्चा पूरा करते हैं, कहते हैं उस हसरत की ज़मीन पर उसने बीज बो दिए। क्या बीज बोए कि भैया मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, पुलिस बने, जो उसे बनना वो बने। तो उसने अपनी हसरत से उन चीज़ों को क्या कर दिया, हमारे समक्ष रख दिया है। बो दी मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ ज़मीन ख्यालों की, ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीपक से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रख देगा। अब कवि क्या कहते हैं कि ये नहीं कोई सोचना कि आपको सफलता मिले या ना मिले, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जहाँ ज़रा भी आपको रोशनी लगे वहाँ अपने कदम रख देना और क्या करना कि भैया कदम को आगे बढ़ाते जाना, बिना डरे, बिना सोचे समझे ये चीज़ों को आप आगे करते जाना। हम आपके साथ खड़े हैं और सचमुच हम देखेंगे तो माँ बाप हमेशा हमारे समक्ष खड़े ही रहते हैं। मतलब हमेशा वो सुख हो दुख हो, माँ बाप हमेशा हमारे साथ। कहते दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ बाप का। कितनी भी समस्या आए, कितने भी कुछ भी आए, माँ बाप कभी भी हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि ने बहुत सुंदर उम्दा लाइन लिखी है। कवि कहता है कि जब भी मैंने अपने आप को देखा है तो मैंने अपने आप को एक बच्चा ही पाया है। और सचमुच हम देखेंगे तो हर एक इंसान में एक बच्चा होता ही होता है। हमारी उम्र, हमारा शरीर बढ़ता है, लेकिन जो हमारा दिल होता है हमेशा वो बच्चे की तरह ही होता है। और सचमुच कभी कभी कहता है ना दिल कि मैं बच्चा बन जाऊं। ये कहते हैं कि मैं हमेशा सोचता हूं कि भगवान यदि मुझ पर खुश हो और यदि मुझे कहे वरदान मांगो, तो मैं वरदान क्या मांगूंगा, इस उम्र में मुझे 10th स्टैंडर्ड में एक दिन जीने का मौका दे। वो 10th स्टैंडर्ड का मज़ा वो क्या अलग था, उसे मैं वापस महसूस करना चाहता हूँ। और सचमुच हर एक इंसान में एक बच्चा होता ही है, लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर समाज के लिए, समाज के द्वारा हम ऐसे कार्य करते हैं कि हमें कहते लोगों को हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से अच्छा हम अपनी भावनाओं को छुपाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आंसू खुशियाँ एक ही शय हैं, नाम अलग हैं, इनके पेड़ में जैसे बीज छुपा है या बीज में पेड़ जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। अब कवि क्या कहता है कि हम देखेंगे तो कवि यहाँ कहते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। अब हम पीछे की लाइन, अपनी कॉलेज के पीछे बगल में हम आ गए हैं। अभी कवि ने यहाँ कहा है कि खुशी और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप रोते हो तो भी खुशी में आदमी रोता है या दुख में भी रोता है। अब कवि ने यहाँ क्या बोला है, बीज में पेड़ है या पेड़ में बीज है। हम देखेंगे अभी इतना बड़ा ये पेड़ आपको दिख रहा है, इतना बड़ा पेड़ है। अब इस पेड़ को हम देखेंगे तो वो क्या कहता है कि ये बीज में पेड़ है या पेड़ में बीज है, यानी दो चीज़ें क्या हैं, ये अलग अलग है। तो कवि क्या कहता है कि बीज में पेड़ है या पेड़ में बीज है, ये दो चीज़ें अलग है। यदि पेड़ ही ना हो तो बीज नहीं, और बीज हो तो पेड़ ही नहीं। मतलब यदि
खुशी है तो दुख भी होना चाहिए, यदि दुख है भी है तो क्या होनी चाहिए उसको, खुशी भी उसको होनी चाहिए। यानी कवि ने यहाँ अपने विचारों को ऐसे व्यक्त किया है कि कवि की सोच ऐसे है कि कवि कहता है कि भाई कि यदि इंसानियत ही ना हो, इंसान यानी कवि की क्या सोच है यहाँ, कवि कहता है कि यदि बीज को आपको बोना है तो जब पेड़ बनता है बीज, तो उसी प्रकार कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख ये क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। यदि सुखी ना हो तो भी आदमी दुख में मर जाएगा, यदि दुखी ना हो तो आदमी क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या करेगा, वो तकलीफ़ में रहेगा। यानी आदमी को ज़्यादा दुख मिले तो भी वो पागल हो जाएगा और ज़्यादा उसे सुख मिले तो भी क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। यानी आदमी को जीना है तो सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसकी एक साथ होनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। अब कवि ने लास्ट पंक्ति में क्या कहा है कि कितनी भी समस्या आए, कितनी भी कुछ आए, कभी भी उम्मीदी का दामन छोड़ना नहीं। अब उम्मीद का दामन ना छोड़ना मतलब ज़िंदगी में अप एंड डाउन होता ही रहता है। कभी भी कुछ भी हो जाए तो आपने बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं है। उम्मीद रखो, आज जो सफल नहीं हुआ है कल सफल ज़रूर होगा, जो आज कोई असफल है कल क्या सफल होगा, जो अच्छा है वो हमेशा क्या होता है, उसके कोई ना कोई चीज़ें उसके साथ होती रहती ही हैं। और आदमी को कभी भी उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ऐसे ही क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी यहाँ कवि की सोच ये है, आशावादी दृष्टिकोण है। यहाँ पहले उन्होंने माँ बाप के बारे में बताया, जैसे हम देखेंगे अभी इस पेड़ को देखो, ये पेड़ की छाल क्या हो रही है आपको, ये आ रही है जा रही है, लेकिन इसे उम्मीद है कि क्या होगी, बारिश होगी तो वापस मुझे हरियाली मिलेगी। अब ये पेड़ यहाँ हम देख रहे हैं, ये पेड़ को क्या पता नहीं, ये पेड़ पूरा का पूरा क्या हो गया है, सूख गया है। अब ये पेड़ हम देख रहे हैं, ये पेड़ पूरा का पूरा सूख गया है, लेकिन इसकी जो कौम है, उसकी जो जात है इस पेड़ की, ये कुछ भी हो जाए तो ये उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो जानता है कि जब बारिश होगी तो इस बारिश में क्या होगा कि भैया हरियाली नई किस्म की आएगी। जो हरियाली आपको सामने दिख रही है, ये हरियाली नई किस्म से आएगी और मेरे जाति के, मेरे कौम के जो लोग हैं वो वापस के वापस क्या हो जाएंगे, इस सूखे थूड़ पेड़ के वजह से। ये पेड़ सूखा हुआ थूड़ दिख रहा है आपको, इसे बीमारी लगी हुई है, एक दिन ये पेड़ हरियाली में क्या हो जाएगा, रूपांतरित ज़रूर हो जाएगा। ये पेड़ हमारे समक्ष है और कवि वही कहते हैं कि उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़ना, आगे बढ़ते चले जाना। कविता आके यहाँ ख़त्म होती है। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ आशावाद, पहले पंक्ति में क्या बताया गया है, आशावादी दृष्टिकोण बताया गया है, और उसके बाद क्या उन्होंने बताया गया है कि अभी लास्ट स्टांजा में पहले इसमें क्या माँ बाप के बारे में बताया गया है, बाद में माँ के भावनाओं को व्यक्त किया गया है, दूसरे स्टेज में क्या बताया गया है, पिताजी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, और तीसरी स्टेज में क्या बताया गया है कि माँ बाप की जो मजबूरी है, जो माँ बाप की तकलीफ़ है कमाने की, पैसे कमाने की या जीने की जो तकलीफ़ है वो बताया गया है। बाद में क्या बताया गया है कि आशावादी दृष्टिकोण, यानी कवि ने इस त्रिवेणी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अलग अलग वो क्या दिए, उन्होंने उदाहरण दिए गए हैं। और कविता किस पुस्तक से ली गई है, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से लिया गया है। क्या नाम है इसका, सास के सिक्के। बड़ी उम्दा कविता है और इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और जो अभी ये पार्ट पढ़ा रहा हूँ इस पर पूरी की पूरी कविता है। आप लोग को पढ़ने में इससे क्या होगी, राहत मिलेगी, आप इसे पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। यानी पूरी की पूरी कविता जो दी गई है ये आज के जीवन के लिए क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। और यदि आदमी कमाए ही नहीं तो वो ज़िंदगी जिए कैसे, और वही उसकी कमाई की, उसकी तकलीफ़ को, उसके सारे सुख दुख को इसी कविता के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया गया है। जब भी आप ये कविता पढ़ो, ठीक है, तो कविता दो पार्ट में है, याद रखना। पहला कविता का नाम क्या है, प्रेरणा। इसके कवि कौन है, त्रिपुरारी जी हैं। तो हमेशा ये कविता जब पढ़ो तो दो पार्ट में, पहला इंट्रोडक्शन है, कविता में एग्जैक्टली क्या दिया मैंने आपको वो बताया है, और बाद सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है कि भैया जो ये स्टांजा है इसमें कवि परिचय का वो दिया गया है। तो आई होप आप लोग इस कविता को काफ़ी इंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।